क्या बात है, क्या कर रहे हैं? हाँ भाई। क्या चल रहा था लास्ट टाइम अपने? अरे थर्ड यूनिट तो चल रही थी। थर्ड यूनिट में मैंने परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट बताया था। परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कल डिस्कशन किया था। ठीक है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज में जनरली आपको 6-7 प्रॉपर्टियां याद रखनी है, जिनमें से पहली तीन तो मेन प्रॉपर्टीज हैं जिससे पीसीएम क्रिएट होता है। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लार्ज वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट सो दैट प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड थी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, होमोजीनियस है इस वजह से भी प्राइस कांस्टेंट है। फिर इसके बाद में मार्केट में न्यू फर्म्स की एंट्री एंड एग्जिट फ्री है। ठीक है, इस वजह से भी प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस लेवल जो कांस्टेंट है वो कौन से प्रॉफिट पे रहेगा? नॉर्मल प्रॉफिट पे। आगे बात समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि मार्केट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, जो बायर एंड सेलर होंगे उनको मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होगा। आगे बात समझ में? इसके बाद में और भी कुछ बातें याद रखनी है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है या फिर ट्रांसमिशन कॉस्ट है या ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये सारी की सारी क्या रहेंगी? बहुत लो रहेंगी या होंगी ही नहीं। आगे बात समझ में? और इसके बाद में फर्म जो होगी वो प्राइस टेकर होगी और इंडस्ट्री प्राइस मेकर। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अपन पढ़ रहे थे कि जो इंडस्ट्री है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस का यूज करके प्राइस को डिटरमाइन करेगी। जो प्राइस इंडस्ट्री ने डिटरमाइन कर ली उसी प्राइस को किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि ना तो एक सिंगल फर्म प्राइस को इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट की प्राइस, अगर सिंगल फर्म प्राइस को इंक्रीज करती है तो सारे कंज्यूमर से ठीक है भाग जाएंगे। सही है, सारे कंज्यूमर से दूसरी फर्मों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिससे डिमांड जीरो तक फॉल हो सकती है। आगे बात समझ में? और अगर प्राइस जरा सी कम कर दी जाए तो ठीक है तो लॉस मेकिंग होने लग जाएगा, क्योंकि जो प्राइस सस्टेन है वो नॉर्मल प्रॉफिट पर है। नॉर्मल प्रॉफिट से प्राइस कम करते ही फर्म को लॉस होने लग जाएगा, तो लॉस की कंडीशन में फर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी और फर्म को प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में क्या करवा दिया करो? चौक पढ़ा दूं? एक तो क्या है कि मेरा जो क्लास आ रही लेक्चर आ रहा है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, और मेरे को लगता है इससे पहले रिपोर्टिंग और लो पास हो जाते होंगे। अच्छा। क्या हो गया? सरवाइव कर रहे हैं? देखो यहां तक मैंने कल बता दिया था आपको कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होगी और क्वांटिटी एडजस्टर होगी। फर्म अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकती है, इंडिविजुअल फर्म का प्राइस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। अब क्वांटिटी को कहां पर एडजस्ट करेगी फर्म? इसके लिए दो कंडीशंस याद रखनी है। मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, एंड एट द इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीजिंग और पॉजिटिव स्लोप्ड। ठीक है, ये बातें यहां पर कंप्लीट हो जाती है और Q2 लेवल पर फर्म अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करेगी। ऑप्टिमम लेवल ऑफ फर्म या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? जहां पर एमसी और एमआर इक्वल होंगे। आगे बात में वहीं पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन होगा। के बाद में यहां तक कल बता दिया था। अब बात करते हैं शॉर्ट रन सप्लाई का और कम्पिटेटिव इन ए कम्पिटेटिव मार्केट। अच्छा, मैंने आपको मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लास्ट पॉइंट एक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक बार के लिए एज्यूम कर लो कि मार्जिनल कॉस्ट ही क्या होती है? सप्लाई होती है। मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस है। वहां पर तीन ही नाम सुने थे, डिमांड, सप्लाई और प्राइस।
अरे मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम होता है वो तो डिमांड कर्व होता है, और मार्जिनल कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो क्या होता है, सप्लाई कर्व। अब उस टाइम पर उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था मैंने, मैंने बोला इसको अभी के लिए एज्यूम कर लो। अब वो बात यहाँ पर आएगी कि मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो होता है वो ही फर्म का क्या होता है, सप्लाई कर्व। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन कम्पिटेटिव मार्केट। अच्छा, तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, पहली दो कंडीशन तो आपको पता है कि एम आर इक्वल टू एमसी, एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग। इसके बाद में थर्ड कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, और थर्ड की भी दो कैटेगरी दी, फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होनी चाहिए, या फिर मैं इसको उल्टा लिखता हूं, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम एवीसी। ठीक है, अगर इससे कुछ भी कम हुई एवरेज रेवेन्यू या प्राइस, एवरेज रेवेन्यू का ही दूसरा नाम होता है प्राइस, अगर प्राइस लेवल एवीसी से जरा सी भी नीचे आ गई तो फर्म प्रोडक्शन है बंद कर देगी। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में फर्म को क्या रिकवर होना जरूरी है, ठीक है, एटलीस्ट ए फर्म हैज टू मीट इट्स मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। आगे बात समझ में। और लॉन्ग रन के अंदर क्या मिलना जरूरी है, फर्म की एवरेज रेवेन्यू इक्वल और ग्रेटर देन होनी चाहिए एलएसी के। ठीक है, मिनिमम एलएसी के। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली समझ ले। कहां पर, एवीसी की जगह एटीसी नहीं लिखेगा, एलएसी की जगह एटीसी हो सकता है बिल्कुल, बट एटीसी जब लिखेगा उसके आसपास कहीं ना कहीं लॉन्ग रन जरूर लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आइडेंटिफाई होगी ये एटीसी लॉन्ग रन का है या शॉर्ट रन का, क्योंकि एटीसी शॉर्ट रन में भी होता है और लॉन्ग रन में भी। ठीक है, बट क्लासीफाई करने के लिए अपन एटीसी को एलएसी लिखते हैं। ठीक है, देखो भाई, यहां पर तीनों कंडीशंस पूरी हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों इक्वल हो गए यहां पर। ठीक है, सेकंड कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इंक्रीजिंग। शॉर्ट रन की थर्ड कंडीशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू द मिनिमम एवीसी, इसके इक्वल होनी चाहिए, या ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो यहां पर इस पॉइंट के नीचे, अगर मान लो कि मैंने गलती से एवरेज रेवेन्यू को नीचे की तरफ लेकर आ गया या मार्जिनल रेवेन्यू को ई से रिड्यूस करके P1 कर दिया, आप क्या कहोगे, नया इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा आपको, पहली दो कंडीशंस पूरी करो, कहां पर पूरी हो रही है, या आपका नया P1 है, अरे पुराना चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है तो पुराना वाला गायब हो जाता है, पुराने वाले को भूल जाओ, अब इस व्हाइट लाइन को भूल जाओ, ग्रीन को ही कंसीडर करना है। तो अब मेरे को बताओ, P1 इक्वल टू AR1 इक्वल टू MR1। ठीक है, तो नई मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कहां कट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर डिटरमाइन होना चाहिए, समझ में आई या नहीं आई। बट अगर अपन Q1 के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं तो ऊपर की तरफ चलो, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे है, मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर इक्वल है, और ऊपर चलो, एवरेज कॉस्ट है ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऊपर है, इसका मतलब ठीक है, एक फर्म अपनी नई मार्जिनल रेवेन्यू या नई एवरेज रेवेन्यू के साथ, ठीक है, अपनी मिनिमम एवीसी को रिकवर नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब फर्म को प्रोडक्शन करना चाहिए क्या, तो नहीं करना चाहिए। तो एक बात याद रखना है, एनी पॉइंट बिलो द मिनिमम एवीसी इज नोन एज शट डाउन पॉइंट, समझ में आ गई क्या। तो इसका मतलब इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देंगे, शट डाउन पॉइंट। हाँ, तो इसके नीचे आते ही क्या होने लग जाएगी फर्म, तो इसका मतलब इसी पॉइंट का नाम शट डाउन है। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे किसी भी पॉइंट पर फर्म प्रोडक्शन क्या कर देगी, बंद कर देगी। अब इसके बाद में आगे देखो,
अगर फर्म अपनी मार्जिनल रेवेन्यू को इंक्रीज कर देती है, P2 इक्वल टू AR2 इक्वल टू MR2, अब बताओ नया इक्विलिब्रियम कहां पर मिलेगा? जहां पर नई मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रही है। दिखाई दिया क्या? क्या दिखाई दिया? अगर हम प्राइस को P से बढ़ाकर P2 करते हैं तो क्वांटिटी लेवल Q से बढ़कर है। ये प्रॉपर्टी किस में दिखाई देती है? सप्लाई कर्व में दिखाई देती है क्या? लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? और करके देख लो, अगर मैं इसको और इंक्रीज करता हूं तो ठीक है, क्वांटिटी और बढ़ रही है ना। और ये सेम प्रॉपर्टी किस में दिखाई देती है? कहां से स्टार्ट हुआ है ये सप्लाई कर्व? इस पॉइंट से, क्योंकि इससे नीचे तो फर्म प्रोडक्शन है, बंद कर देती है। समझ में आई या नहीं आई? तो इस पॉइंट से ऊपर कोई भी प्राइस लेवल चल रहा होगा, ठीक है, सब पर फर्म प्रोडक्शन करेगी और एट हायर एंड हायर पॉसिबल प्राइसेस पर फर्म हायर एंड हायर पॉसिबल क्वांटिटी को सेल करेगी। समझ में आई या नहीं आई? तो इसका मतलब यहां पर क्वांटिटीज और प्राइस के पॉजिटिव रिलेशन की वजह से, ठीक है, मिनिमम एवीसी से ऊपर बढ़ता हुआ जो सेगमेंट है एमसी का, इसी को क्या बोलते हैं? सप्लाई। ये फर्म का सप्लाई, इसलिए मैंने उस टाइम पे एज्यूम करने के लिए बोला। समझ में आ गया क्या? अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। यस सर, पीछे वाला डायग्राम दिखाओ, बोलो। बिल्कुल। इस पे समझ, एक बार के लिए एज्यूम कर ले कि यहां पर मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट है। ठीक है, एज्यूम करना है बस। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है वहीं पर तो क्वांटिटी लेवल डिटरमाइन करते हो। इस पॉइंट से नीचे तो प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक एक फर्म को मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगी तब तक फर्म प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो इससे नीचे तो प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। अब इससे ऊपर देखो, MR से MR1 के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? इसको भूल जा। अब नया इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा? यहां पर मिलेगा। क्या दिखाई दिया? प्राइस लेवल जैसे ही बढ़ा क्वांटिटी लेवल भी इंक्रीज हो गया। इसके अलावा मैं और बढ़ा दूं तो कहां से? इससे ऊपर है। अरे कॉस्ट बढ़ने दो, कॉस्ट बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहां बढ़ रही है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को तो वही मान रहा हूं मैं, और मार्जिनल कॉस्ट को भी वही पोजीशन पर ले रखा हूं मैं। ये मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम है। मैं तो फर्म की सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू को बढ़ा रहा हूं, यानी कि प्राइस को इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, मिनिमम एवीसी के बाद में जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी, फर्म प्रोडक्शन को क्या करने लग जाएगी? इंक्रीज करेगी। मैं तो बस इतना कह रहा हूं। बट मिनिमम एवीसी से नीचे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेगमेंट है इसको सप्लाई करो कंसिडर नहीं करेंगे, इससे ऊपर वाले को सप्लाई करो कंसिडर करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ाओगे क्वांटिटी लेवल भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, ड्यू टू द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया क्या? इसके बाद अब लॉन्ग रन की बात करें, तो लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म का AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस, ये फर्म की LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब इसकी कंडीशन क्या थी? कि फर्म का मिनिमम LAC किसके इक्वल होना चाहिए? फर्म की AR के इक्वल। ठीक है, अगर इससे नीचे कुछ भी मिला तो फर्म प्रोडक्शन है बंद कर देगी। आगे बात समझ में? लॉन्ग रन के अंदर क्यों भाई? अरे वाह वाह,
क्या बात, सुंदर दृश्य, चारों मोबाइल में लगे पड़े हैं। ओ, वो एक सुनी नहीं रही है। शाबाश। है, ये नशे में है स्नैपचैट। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी चीज होती है कोई। अच्छा, अपने आप को बिल्ली कुत्ते वो बना के देख रहे होंगे ऐसे। वही ऐप आता है ना। मतलब मैं देख रहा हूं कि जानवर तो इंसानों को देख के दुखी है, कि उनमें घुसने को तैयार हो रहे हैं। अच्छा, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बढ़िया है शाबाश। अरे बनाओ बनाओ, हम भी तो देखें। ठीक है, आप किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बताओ। हमने मना ही नहीं किया, मैं तो हमेशा ही ये कहता हूं। है, चलो अच्छा है अच्छा है, बनाओ बनाओ, शाबाश, टू बी कंटिन्यू। अपने वाले भी आ जाओ और उनको भी कंटिन्यू करने दो। देखो, मिनिमम एलएसी फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अगर एक फर्म को लॉन्ग रन के अंदर अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट से कुछ भी कम मिला, तो फर्म अपना प्रोडक्शन है बंद कर देगी। आगे बात समझ में, तो कम से कम फर्म को अपनी एवरेज टोटल कॉस्ट इंकर्ड होनी चाहिए लॉन्ग रन के अंदर। तो मिनिमम एलएसी के इक्वल क्या चल रही है, एआर। समझ में आगे क्या, इसका मतलब यहां पर फर्म का इसी पॉइंट को अपन क्या नाम दे देंगे, शट डाउन पॉइंट। बिकॉज इससे नीचे किसी भी एवरेज रेवेन्यू पर या प्राइस लेवल पर फर्म अपना प्रोडक्शन बंद कर देगी। अब इससे ऊपर बात करते हैं। अगर प्राइस लेवल पी से बढ़कर P1 हो जाता है, तो आप क्या कहोगे सर, पहली दो कंडीशंस तो, ये तो ई पॉइंट है और पहली दो कंडीशन E1 पॉइंट पर फुलफिल हो रही है। हो रही है नहीं हो रही, ये नई मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब नई मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को E1 पॉइंट पर कट कर रही है, तो यहां पर आपकी क्वांटिटी लेवल क्यू से बढ़कर है Q1। और अब आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि देखो यहां से ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या आपकी एवरेज रेवेन्यू और सॉरी, क्या आपकी एवरेज कॉस्ट, और ऊपर चलेंगे ये आपकी एवरेज रेवेन्यू। अगली बात समझ में, इतना फर्म को क्या मिल रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, अलग होता है। शाबाश, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, अगर प्राइस लेवल को मैं नीचे ले आता हूं तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन हो गया Q2 पर, बट यहां पर फर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म अपनी मिनिमम एसी एटीसी को रिकवर नहीं कर पा रही, तो फर्म प्रोडक्शन बंद कर देगी। समझ में आई या नहीं। तो इसका मतलब मिनिमम एलएसी या एटीसी से अबो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर फर्म प्रोडक्शन कर सकती है। और जैसे जैसे प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, क्वांटिटी लेवल भी इंक्रीज होगा। दैट्स वाई लॉन्ग रन के अंदर मिनिमम एलएसी या एटीसी से ऊपर एलएमसी का बढ़ता हुआ जो सेगमेंट है, इसी को क्या बोलेंगे, सप्लाई कर। तो शॉर्ट रन में कहां से, मिनिमम एवीसी से। याद रखेंगे, शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई करो कहां से स्टार्ट होगा, मिनिमम एवीसी से, जबकि लॉन्ग रन में मिनिमम एलएसी से। समझ में आ गई क्या। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा, एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाए जाओ, जहां पर एटीसी और एवरेज रेवेन्यू का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वहीं पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो आउटपुट के बेस पर है, टोटल बेस पर नहीं है। ठीक है, मार्जिनल बेस पर आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कहां पर होगा, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। अगर आपको टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट यूज किया जाएगा। ठीक है, दोनों बेसिस पर चेक करना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, एमसी काम सॉरी एमसी कर्व ऑफ ए फर्म इन ए परफेक्टली कंपिटिटिव इंडस्ट्री इज द इज दैट इट डिपिक्ट्स द फर्म से सप्लाई करो। किसी भी फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है, वही किसको डिपिक्ट करेगा, सप्लाई को। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखो ये आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दिखाई दे रही है। इसके बाद में ये वाला जो लाइन है, ये आपकी किसकी है, मार्जिनल कॉस्ट की।
और ये आपकी क्या चल रही है, ए आर T1, AR1 इक्वल टू MR1 इक्वल टू प्राइस 1। ठीक है, यहां पर फर्म अपनी तीनों कंडीशंस को पूरा कर पा रही है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू मिनिमम एवीसी के इक्वल है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग भी है। तीनों कंडीशंस पूरी होने के बाद में यहां पर फर्म अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन करेगी। इससे ऊपर देखो, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, क्वांटिटी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। समझ में आई या नहीं? तो इसका मतलब मिनिमम एवीसी से अबो सेगमेंट जो होगा यही सप्लाई करवा फर्म। ठीक है, देखो यहां पर भी दे रखा है ये बात, इससे ऊपर बढ़ता हुआ सेगमेंट। हाँ, इस पर होगा P4 पर, हाँ सॉरी P4 पर, सही है। इसके बाद में आगे देखो, प्राइस बिलो द एवीसी, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। एवीसी से नीचे अगर कोई प्राइस है, द फर्म विल सप्लाई जीरो। एनी प्राइस बिलो द एवीसी फर्म कमिटिंग द सप्लाई जीरो। ठीक है, यूनिट्स बिकॉज द फर्म इज अनेबल टू मीट इवन इट्स ए वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर मिनिमम एवीसी से नीचे प्राइस आ जाती है तो फर्म को अपनी मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगी और फर्म अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देगी। और याद रखें लास्ट में, परफेक्ट कंपटीशन द फर्म मार्जिनल कॉस्ट करो अबो द एवीसी हैज द आइडेंटिकल शेप ऑफ द सप्लाई करो। मिनिमम एवीसी से ऊपर मार्जिनल कॉस्ट का जो लाइन है वही फर्म का सप्लाई करो है। हो गया अंडरलाइन? क्या है इसमें, मिनिमम नहीं बोला है इसने, सिर्फ ये यूज कर दिया फर्म मार्जिनल कॉस्ट कर अबो द एवीसी। तो मारी एवीसी को मार्जिनल कॉस्ट कट कहां करता है, कि मिनिमम पे ही तो कट करता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कितने तरीके के प्रॉफिट होते हैं फर्म को, दो तरीके के, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, बताया था मैंने। सुपर नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, इंप्लिसिट कॉस्ट का। बार बार रिपीट करवा रहा हूं, कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं होती है, प्रैक्टिस होती है हर चीज की। बार बार मैंने, जब नोट्स देखो घर पे जाके पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। कहीं नहीं लिखा हुआ। बेटा मेरे को मजबूर मत करो नोट्स दिखाने के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे से चैलेंज मत किया करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस बुक में भी दिखा सकता हूं, नोट्स में भी दिखा सकता हूं। है एनआई क्या होता है, पढ़ो घर पे जाके बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब कैसे होता है, जिस दिन इम्प्लिसिट पढ़ाई थी ना उस दिन की रिकॉर्डिंग फिर से देखो। आप क्या है कि यहां से जाके प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, रीड करके रीड करके रीड करके, कभी फुलफिल नहीं होगा ये। आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी होगी, और बाकी टाइम पास करना है तो करे जाओ, मैं भी रैपिडली खींच दूंगा कोर्स को। देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, देखो, व्हेन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ ए फर्म जस्ट इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट, फर्म अर्न्स द नॉर्मल और जीरो इकोनॉमी के प्रॉफिट। अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है तो फर्म को क्या मिलेगी, नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो, व्हेन ए फर्म अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इट्स एवरेज रेवेन्यू आर मोर देन average total cost. In addition to the normal rate of profit, the firm earns some additional profit. Normal profit से additional जो कुछ भी मिलेगा वो सब क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद में देखो डायग्राम, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपकी फर्म की एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस, ये फर्म का मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, और ये फर्म का एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब इसकी सारी कंडीशंस पढ़ लो। पहले शॉर्ट रन की सारी कंडीशंस बता देता हूं, कब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, कब फर्म को लॉस होगा, कब फर्म प्रोडक्शन करना बंद कर देगी। मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है,
फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल यहां पे डिटरमाइन होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। इसके बाद में नेसेसरी कंडीशन क्या है, फर्म की मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, फर्म की एवरेज रेवेन्यू। मुझे बताओ फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, मूर्खता का प्रमाण है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जब एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तो आती है एवरेज टोटल कॉस्ट, आती है नहीं आती। यहां पर क्वांटिटी लेवल के ऊपर आपकी एवरेज रेवेन्यू स्टिल आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पा रही है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में जब अपन एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं तब जाकर मिलती है आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आपकी एवरेज रेवेन्यू तो अभी तक किसको कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट कौन रिकवर करेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। बट इस लॉस के अंदर भी फर्म अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी, क्यों रखेगी, क्योंकि फर्म शॉर्ट टर्म में अपने वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने में कैपेबल है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड होती हैं या ईयर के एंड पर इनकर्ड होंगी। आगे बात समझ में, इसलिए ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड फर्म लॉसेस के अंदर प्रोडक्शन बंद नहीं करेगी। समझ में आ गया क्या। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, देखो फिर से इसी कंडीशन पर बात करते हैं। अब बोलो, शट डाउन हो गया, नीचे से चलो, ये फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ऊपर चलेंगे यहां पर फर्म की एवरेज रेवेन्यू, और यहां पर फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या हो रहा है, हाँ शाबाश, कि फर्म अपनी गिवन एवरेज रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट तो कंप्लीटली रिकवर कर पा रही है और फिक्स कॉस्ट का एक पार्ट कवर कर पा रही है, तो स्टिल फर्म ऑकरिंग द लॉसेस। समझ में आ गया क्या, फर्म को अभी भी लॉस हो रहा है बट फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी रखेगी शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का भी एक पार्ट रिकवर कर पा रही है। आगे बात समझ में, अब की बार बोलो भाई, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, क्योंकि फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट फर्म की एवरेज रेवेन्यू के इक्वल हो रही है। समझ में आ गया क्या, यहां पर फर्म को क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब इसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ब्रेक एवन पॉइंट, याद रहेगा क्या। और शटडाउन पॉइंट कौन से को बोलेंगे, एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट है ये तो है शटडाउन पॉइंट, ठीक है, और जहां पर एवरेज टोटल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करती है, अगर वहीं पर फर्म की एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाए तो ब्रेक एवन पॉइंट। अगली बात में दो पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, अब की बार क्या हो रहा है, इस बार क्या मिल रहा है फर्म को, देखो अगर नीचे से इस क्वांटिटी में ऊपर की तरफ चलें, यहां पर तो फर्म की वेरिएबल कॉस्ट, ये फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये फर्म की एवरेज रेवेन्यू, तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है, सॉरी टोटल कॉस्ट से भी ऊपर है और वेरिएबल कॉस्ट से भी ऊपर है, तो इसका मतलब फर्म
अपनी टोटल कॉस्ट को रिकवर कर पा रही है और उससे एडिशनल पार्ट भी रिकवर कर रही है। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट से ऊपर जो भी मिलेगा फर्म को वो क्या है, फर्म का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगली बात समझ में, ये तो लॉन्ग रन की कंडीशंस, ये तो शॉर्ट रन की थी। अब लॉन्ग टर्म की कंडीशंस की बात करते हैं। ये फर्म का एलआईसी, देखो क्या मिल रहा है फर्म को। आप बोलोगे सर फर्म की एलआईसी किसके इक्वल आ रही है, एआर के। फर्म की एआर और एलआईसी इक्वल है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब फर्म को क्या मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आ गया क्या, लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कोई झंझट नहीं होता है, क्योंकि सारी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल होती है लॉन्ग रन में। ठीक है, तो इस वजह से जहां पर एलएसी एआर के इक्वल है वहां पर फर्म को क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, बोलते हैं नहीं बोलते। अच्छा, मैं इससे नीचे प्रोडक्शन कर सकता हूं क्या, लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग रन के अंदर एलएसी से नीचे, मिनिमम एलएसी से नीचे प्रोडक्शन करना पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब यही पॉइंट क्या है, क्या डिफरेंस देखने को मिला कि शॉर्ट रन के अंदर ब्रेक एवन पॉइंट मिनिमम एटीसी के ऊपर लोकेटेड होगा, जबकि शटडाउन पॉइंट मिनिमम है एवीसी के ऊपर लोकेटेड होगा। आगे बात समझ में, जबकि लॉन्ग रन के अंदर जो ब्रेक एवन पॉइंट है वही शटडाउन पॉइंट है। समझ में आ गई क्या, मिनिमम एलएसी के ऊपर। समझ में आ गई। इसके बाद में अब तीनों कंडीशंस देख लो इसी की। अगर मैं एवरेज रेवेन्यू को बढ़ा देता हूं, अब क्या मिल रहा है फर्म को, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आगे बात समझ में, और कभी भी एक कंपिटेटिव फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही मार्केट में फर्मों को एबनॉर्मल प्रॉफिट अटेन होने लगेगा, मार्केट में नई फर्म्स की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। नई फर्म्स की एंट्री से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ने से प्राइस लेवल्स क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। आगे बात समझ में, और प्राइस लेवल कब तक कम होते रहेंगे, जब तक कि वो रिड्यूस होकर मिनिमम एलएसी के इक्वल ना आ जाए। और मान लो कि मार्केट में एलएसी की वैल्यू कम हो गई, एवरेज रेवेन्यू कम हो गई, तो ठीक है, अगर मार्केट में प्राइस लेवल्स गिर गए तो फर्म्स को क्या होगा, लॉस। धीरे धीरे मार्केट से फर्में क्या करने लग जाएंगी, एग्जिट। एग्जिट करने से मार्केट में सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से प्राइस लेवल से इंक्रीज। कब तक बढ़ते रहेंगे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म हमेशा किस पर काम करती है, मिनिमम एलएसी के ऊपर काम करती है। और मिनिमम एलएसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। और इसी को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट। और इसी को बोलेंगे फर्म्स इक्विलिब्रियम। ये सारे नाम याद रखने हैं, ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ ए फर्म। अगली बात समझ में, पीछे वाला डायग्राम। हम्म, अच्छा वो शटडाउन वाले में। हम्म, अब इसमें क्या बताऊं, इसमें मैंने बताया कि शटडाउन की कंडीशन क्या रखी थी, फर्म की एवरेज रेवेन्यू या तो ज्यादा हो या इक्वल हो, किसके, फर्म की मिनिमम है एबीसी के। तो ये एबीसी का डायग्राम है, इसके मिनिमम पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, शटडाउन। ये शॉर्ट रन का डायग्राम है भाई, एवीसी और एटीसी दो अलग अलग डायग्राम शॉर्ट रन में ही आते हैं हमेशा। समझ में आ गया क्या, तो शॉर्ट रन में मिनिमम एवीसी शटडाउन पॉइंट है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो। तो एवरेज कॉस्ट तो ये है, तो अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है तब तो मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन शॉर्ट रन। ठीक है, और अगर फर्म की एवरेज रेवेन्यू फर्म की मिनिमम एवीसी एवीसी के इक्वल है तो इसको बोलेंगे शटडाउन पॉइंट, क्योंकि इससे नीचे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं। जबकि यही कंसेप्ट आगे चलकर जब लॉन्ग रन में आ जाता है, तो लॉन्ग रन में एबीसी का तो झंझट होता नहीं है, एक ही कॉस्ट होती है एलएसी। और मिनिमम कम से कम फर्म को क्या मिलनी चाहिए, एलएसी रिकवर होनी चाहिए।
ठीक है, मिनिमम एलएसी के ऊपर अगर एवरेज रेवेन्यू आ जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट, और इससे नीचे प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यही पॉइंट क्या बन जाएगा, शट डाउन पॉइंट। समझ में आ गया क्या? अब ये डायग्रामों को अच्छे से समझ लेना, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि डायग्राम नहीं समझ में आएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे। देखो यहां पर फर्म को क्या मिल रहा है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पर एटीसी एआर से नीचे है। इसके बाद में अगला जो डायग्राम है देखो, इसमें क्या मिल रहा है फर्म को, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट दे रखा है, यहां पर फर्म को क्या मिल रहा है, लॉस। तो ये वाली बातें अंडरलाइन कर लें। All the prices above the minimum point on ABC curve, the firm will stay open and will produce the level of output at which MR equals to MC। कि MR equals to MC की कंडीशन पूरी होने के बाद, ठीक है, मिनिमम एबीसी से ऊपर किसी भी पॉइंट पर फर्म क्या कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है। When the firm is able to meet its variable cost and a part of a fixed cost, it will try to continue production in the short run. But if a firm is unable to meet its average variable cost, it will be better for it to shut down। ठीक है, अब एक बात और याद रखनी है, this shutdown may be temporary। ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि अगर फर्म की एवरेज रेवेन्यू फर्म की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे भी चली जाती है, ठीक है, तो ये शटडाउन परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा। क्यों? कि फ्यूचर डेट में जैसे ही व्हेन द मार्केट प्राइसेस राइजेस द फर्म रिज्यूम्स प्रोडक्शन। फ्यूचर में जैसे ही प्राइस लेवल मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वापस मीट करेंगे, फर्म वापस से प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। अगली बात समझ में, ये शॉर्ट रन की कहानियां हैं सारी, ठीक है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं अभी फर्म का, ये आ गया लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, firm are in the equilibrium in the long run when they have adjusted their plant so as to produce at the minimum point of long run average total cost। ये याद रखेंगे कि लॉन्ग रन के अंदर एक फर्म प्रोडक्शन कहां पर करती है, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एलएसी, यानी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, हमेशा एक फर्म वहीं पर अपने प्लांट को एडजस्ट करेगी जहां पर उसकी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होगी, ठीक है। इसके बाद में विच इज टेंजेंट टू द डिमांड करो, डिमांड करो का मतलब प्राइस लाइन बाय द मार्केट प्राइस। इन द लॉन्ग रन द फर्म्स विल बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात याद रखनी है कि लॉन्ग रन में हमेशा एक कंपिटेटिव फर्म को कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट में नई फर्म्स अट्रैक्ट होकर प्राइस को कम कर देती हैं, ठीक है। और लॉस के केस में एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट से एग्जिट करके प्राइस लेवल को वापस बढ़ा देती है। तो हमेशा एक लॉन्ग रन में एक फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा विच आर इंक्लूड इन द एटीसी, और जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो एटीसी का ही पार्ट होगा। देखो यहां पर डायग्राम, ये फर्म का एलएसी दे रखा है, बताया था एलएसी जो है वो बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, तीन नाम बताए थे मैंने एलएसी के। एलएसी को एक तो बॉट करो बोलते हैं, एक प्लानिंग करो बोलते हैं, और एक है एनवलप करो बोलते हैं। आगे बात में, जबकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करो को क्या बोलते हैं, प्लांट करो बोलते हैं। आगे बात में, तो इसने क्या बोला कि एक लॉन्ग रन में एक कंपिटेटिव फर्म अपने प्लांट करो को वहां पर एडजस्ट करेगी जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या हो, मिनिमम। आगे बात समझ में, अगर गलती से मान लो प्राइस लेवल ऊपर चला गया तो फर्म को क्या मिलेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट से मार्केट में नई फर्मों की एंट्री होगी, नई फर्मों की एंट्री से मार्केट सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई को पैरेलली राइट वर्ड शिफ्ट होगा। ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, क्या जैसे ही मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगे तो सप्लाई करो क्या होगा, राइट वर्ड, और नंबर ऑफ फर्म्स कम होते हैं तो सप्लाई करो लेफ्ट वर्ड। तो मान लो कि आपका इक्विलिब्रियम यहां पर चल रहा था पहले, ठीक है, और फर्म को क्या मिल रहा था, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर मार्केट में नई फर्में आएंगी, नई फर्में आते ही सप्लाई कर पैरेलली राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो डिमांड कर नए सप्लाई कर को जहां पर कट करेगा वहां पर प्राइस डिटरमाइन होगी, और ये नई प्राइस कहां पर डिटरमाइन होगी, जहां पर एलएसी का मिनिमम पॉइंट चल रहा होगा। समझ में आई या नहीं आई, नहीं बैठी कंडीशन समझ,
नहीं आई? ये तो पता है क्या, डिमांड करो सप्लाई करो, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर ही प्राइस डिटरमाइन होगी। तो प्राइस डिटरमाइन होगी वही इंडस्ट्री एक्सेप्ट करेगी। इतना समझ में आ गया क्या? चलो, अब मान लो कि गलती से ये कंडीशन रह गई कि फर्म की एलएसी नीचे रह गई, आप बोलोगे इक्विलिब्रियम यहां पर डिटरमाइन होगा? पहले तो ये चेक कर लो कि इक्विलिब्रियम यहीं डिटरमाइन होगा कि नहीं होगा। पहली तीन कंडीशन पूरी करो। क्या क्या है? एम आर इक्वल टू एम सी, प्राइस को ही एम आर बोलते हैं और इसी को ए आर बोलते हैं। तो यहां पर और एम सी इज इंक्रीजिंग। और लॉन्ग रन की थर्ड कंडीशन क्या थी? फर्म की ए आर एल ए सी से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। यहां पर ग्रेटर है या इक्वल है? ग्रेटर है। ग्रेटर होने का मतलब यहां पर फर्म को क्या मिल रहा है? इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल। समझ में आई या नहीं? इतनी बात पक्की है? अब मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है, तो मार्केट में नई फर्में एंटर करेंगी? करेंगी क्या? मार्केट में सप्लाई करो क्या करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। कर गया राइट वर्ड शिफ्ट? अब जब सप्लाई डिमांड को कांस्टेंट मानकर जब सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर मिलेगा आपको। अब मार्केट में ये प्राइस चल रही होगी और यही प्राइस किसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? अब देखो क्या मिल रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। समझ में आई नहीं आई आपकी बार बात? तो क्या याद रखना है कि हमेशा लॉन्ग रन के अंदर कंपिटिटिव फर्म अपने प्लांट को कहां पर एडजस्ट करेगी? एट नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कहां पर मिलता है? एट द मिनिमम लेवल ऑफ एलएसी। याद रहेगा क्या? और मिनिमम लेवल ऑफ एलएसी जो है, ठीक है, उसी को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फर्म बोलते हैं। ठीक है, के बाद में इन कंडीशंस को अंडरलाइन कर लो। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज दैट द मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू द प्राइस एंड द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये तीनों चीजें बराबर मिलेंगी आपको उस पॉइंट पर। एलएमसी इक्वल टू एलएसी इक्वल टू प्राइस। The firm adjusts its plant size so as to produce the level of output at which LAC is the minimum possible। मतलब मिनिमम पॉसिबल जहां पर LAC होगी वहीं पर एक फर्म अपने प्लांट के साइज को एडजस्ट करेगी। और इसके बाद में एट द इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एंड द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब ये वाला कंसेप्ट बताएंगे, ये स्किप रह गया। अरे तो मैं तो बोलता ही, मेरे को ये मत याद दिलाया करो आप लोग, कल बताना उठो और बाहर। सिंपल सा कंसेप्ट है। जिसको नहीं पढ़ना, मैं तो साहब बोलता हूँ ये लाइब्रेरी रही, जिसको नहीं पढ़ना मेरे को मत बताओ कि मेरे को कितना पढ़ाना है। ठीक है, आप उठे और बाहर दें। जिसको जाना है वो चला जाया करो, मेरे को बताया मत करो कि कल बताना है कि परसों। हाँ भाई, ये एलएसी आपका। एलएसी का कैसे पता चले कि इसका मिनिमम पॉइंट कहां पर है? कैसे पता चलता है कि एलएसी का मिनिमम पॉइंट कहां पर है? एक पॉइंट तो ये भी सही है कि बहुत सारे एसएससी कर्व बने होंगे इसके अंदर, क्योंकि एलएसी जो है वो अपने अंदर छोटे छोटे कई एसएससी कर्व को कंसिस्ट करके चलता है। किसी एसएससी का मिनिमम पॉइंट जहां पर होगा वहीं पर एलएसी का भी मिनिमम पॉइंट होगा। एक बात तो ये हो गई। चलो, और कैसे पता चले? जहां पर एक बात ये भी पता चल जाएगी कि एलएसी का स्लोप जहां पर कांस्टेंट हो जाएगा वहीं पर उसका मिनिमम पॉइंट है। दो तरीके। तीसरा तरीका, इंपॉर्टेंट तरीका जो अभी जरूरी है, मैंने आपको रिलेशंस पढ़ाए थे एवरेज कॉस्ट के और मार्जिनल कॉस्ट के, याद है क्या? नहीं याद है? चलो, मैंने बताया था कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स देन एवरेज कॉस्ट आल्सो फॉल्स, देन मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट। बताया था क्या? व्हेन मार्जिनल कॉस्ट राइजेस देन एवरेज कॉस्ट आल्सो राइजेस, बट नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। थर्ड रिलेशन क्या बताया था?
लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स टू द एवरेज कॉस्ट कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट। तो इसका मतलब अब जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो होगा वो एलएसी को उसके मिनिमम पॉइंट पर काट रहा होगा। बताया था क्या? अब ये बात बताओ कि यहां पर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, कैसे पता चला कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है? सीधी सी बात है, एसएमसी जहां पर कट कर रहा होगा, क्योंकि एलएसी को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है एलएमसी, और एसएसी को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है एसएमसी। तो यहां पर इसका मतलब ये चारों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर चारों की वैल्यू इक्वल चल रही है। मतलब एसएमसी इक्वल्स टू एसएसी, और एसएसी इक्वल्स टू एलएसी, एंड एलएसी इक्वल्स टू एलएमसी। चार चीजें तो हो गई इक्वल। और एक फर्म की एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होती है? फर्म हमेशा किस पर काम करती है लॉन्ग रन में? नॉर्मल प्रॉफिट पर। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब फर्म की एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज कॉस्ट के। समझ में आ गई क्या? तो इसका मतलब यहीं पर पास हो रही होगी आपकी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू, तो ये तीनों भी इक्वल हो जाएंगे किसके? इन चारों के। तो क्या क्या हो गया? प्राइस इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू, जहां पर ये सारे पॉइंट इक्वल हो जाते हैं वहीं पर फर्म को क्या मिलेगा? ऑप्टिमम साइज ऑफ ए प्लांट। ये देखो यहां लिखा हुआ है एलएमसी इक्वल्स टू, सॉरी एसएमसी इक्वल्स टू एलएमसी, एलएमसी इक्वल्स टू एसएसी, एसएसी इक्वल्स टू एलएसी, एलएसी इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस का ही दूसरा नाम क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है? और इसके बाद में मिनिमम पॉइंट ऑफ द एलएसी इज द अबोव इक्वालिटी इज अचीव्ड, ये बात याद रखनी है। और इसके बाद में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री, ये की पॉइंट से याद रखेंगे आप। प्री कंडीशन, किसी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए तीन कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली कंडीशन, ऑल द फर्म इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम, ऑल द फर्म्स आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ठीक है? देखो जब सभी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होंगी तो ना तो मार्केट में नई फर्म्स एंटर करेंगी और ना ही एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट से आउट होंगी। तो जहां पर एक लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मिलेगा फर्मों को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ फर्म्स। all the firms in the industry are in equilibrium, all the firms are maximizing profit. No firm has an incentive to either enter exit the industry because all the firms earning zero economic profit, normal profit. The price of the product is such that the quantity supplied by the industry is equal to the quantity demanded by the consumers. मतलब मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल है। लैंग्वेज टिपिकल यूज करता है, ठीक है, लैंग्वेज में यहां पर देखो प्रोड्यूसर्स कितनी सप्लाई देंगे? जितने कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब सप्लाई और डिमांड दोनों, और जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं वहीं पर तो इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है? तो ये सिंपल लैंग्वेज तो यही है। के बाद में ये सारी बातें मेरी बताई हुई हैं, अंडरलाइन कर लें सिर्फ आप। Each firm attains the plant size and output level at which the cost per unit is low as a possible. Per unit cost का मतलब LAC is minimum। ठीक है? आगे देखो, ए फर्म प्रोड्यूसिंग आउटपुट एट ऑप्टिमम कॉस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम फर्म। कि जो फर्म मिनिमम एलएसी के ऊपर काम कर रही है उस फर्म को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम फर्म। ठीक है? ऑल फर्म्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन आर ऑप्टिमम फर्म्स हैविंग ऑप्टिमम साइज एंड दीज फर्म चार्ज मिनिमम पॉसिबल प्राइस विच जस्ट कवर्स देयर मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है? और जहां पर एलएसी मिनिमम होगा वहां पर प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल चल रहे होंगे। अब इसके आउटकम्स, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट का रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट, द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। ठीक है? सबसे कम कॉस्ट कहां पर देखने को मिलेगी आपको? सबसे कम कॉस्ट, मैंने आपको क्या बोला? एक कंपिटेटिव फर्म किस पर काम करती है? मिनिमम एलएसी के ऊपर। और मिनिमम एलएसी का मतलब, और मिनिमम एलएसी के इक्वली क्या है? प्राइस। तो किस मार्केट में सबसे कम कॉस्ट होगी? परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट। किस मार्केट में सबसे कम प्राइस होगी? परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट के। ठीक है? तो ये इसका रिजल्ट है कि द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। अगला इसका रिजल्ट है कंज्यूमर पे द मिनिमम पॉसिबल
प्राइस। पहला रिजल्ट तो ये कि कॉस्ट मिनिमम चल रही है, और दूसरा रिजल्ट ये कि कंज्यूमर्स को लीस्ट पॉसिबल प्राइस पे करनी पड़ रही है। ठीक है, इसके बाद में प्लांट्स आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन। जहां पर एलएसी मिनिमम पॉइंट पर है, उसका मतलब है कि प्लांट अपनी फुल एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अरे भाई रटने पड़ेंगे जो चीजें दे रखी है इसने, ठीक है, थोड़ी बहुत तो। इसके बाद में टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन सो दैट देर इज नो वेस्टेज ऑफ ए रिसोर्सेज, ये अंडरलाइन करेंगे, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और जहां पर नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा वहां पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट की कंडीशन क्रिएट हो रही हो। क्वेश्चन आएंगे तब अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर यहां से बताए हुए हैं क्वेश्चन। फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? AC इक्वल्स टू AR। फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट किस लेवल पर मिलता है? MC इक्वल्स टू MR, बट द लेवल ऑफ प्रॉफिट विल बी जस्ट ए नॉर्मल। और देयर इज ए ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। ऑप्टिमम नंबर ऑफ फर्म का मतलब ना तो इंडस्ट्री के नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ रहे हैं और ना ही फर्म के नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, और परफेक्टली कंपिटिटिव मार्केट सिस्टम इज ए मिथ। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और बाकी कब कल देख। इतना सब जो पढ़ा वो सब झूठ था तो क्यों पढ़े हैं?